देखें, चैप्टर का नाम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमने अपने पास चैप्टर पढ़ना है जो कि बेस्ड है ऑन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर कई डिविजन्स हैं। डिवीजन 3 है टोटल, हम फर्स्ट वाली पढ़ेंगे, टोटल 3 है वैसे। ठीक है, वैसे ये बताओ डिवीजन 1 किसकी है? डिवीजन 1 उन कंपनीज के लिए है जो अप्लाई क्या करती हैं? जो अप्लाई करती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। डिवीजन 2 किन के लिए है? जो अप्लाई करती हैं इंड एस। और डिवीजन 3 किसके लिए है? जो बेसिकली कौन सी कंपनियां हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, तो इसका मतलब शेड्यूल 3 के आगे कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। हम सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ते हैं इंटरमीडिएट के अंदर। ये पार्ट आप पढ़ेंगे कहां पर? फाइनल में। और ये पार्ट आप पढ़ेंगे ही नहीं, ना इंटरमीडिएट में ना फाइनल में। हम जब प्रिपरेशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो कुछ बातों को अपने दिमाग में रखना चाहिए। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फ्रेमवर्क हमें क्या कहता है? वो कहता है जी हम कुछ यूजर्स के लिए ही काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, आपके बैकग्राउंड मन में क्या चलना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन के लिए बन रहे हैं? ठीक है, जैसे होता है ना, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, तो पॉलिटिशियन का कोई भी फैसला होता है तो उनके दिमाग में होता है ना कि मैं इनके लिए करना चाहता हूं, इस कम्युनिटी के लिए, इस जाति के लिए, इन लोगों को फायदा पहुंचाऊंगा ताकि अगली बार वोट मिल जाए। वैसे ही बताओ आपके मन में क्या है कि ये किन यूजर्स के लिए है? तो हम उन यूजर्स की बात करते हैं। तो एक यूजर्स है इन्वेस्टर्स, जो कि कौन से इन्वेस्टर हैं? शेयर होल्डर, जो पैसा लगाते हैं हमारी कंपनी में। इसके अलावा लेंडर्स भी तो पैसा लगाते हैं, इसके अलावा एम्प्लॉइज भी तो पैसा लगाते हैं। इसके अलावा जो हमारी कंपनी से लेन देन करते हैं वो कौन है? हमारे कस्टमर्स, हमारे सप्लायर्स। और मुझे ये बताइए, इन सबका फायदा, इस संस्था का सबका फायदा किस में होगा? भाई पब्लिक को फायदा होगा, गवर्नमेंट को फायदा होगा। तो ये 7 लोग हो गए हमारे पास, आपको लर्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे ये बताओ, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो आपके लॉ की, जो आपके फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है? क्या क्या होने चाहिए? दे शुड बी मोर अंडरस्टैंडेबल। अच्छा ये बताओ, क्या इसकी कोई डेफिनेशन है? व्हाट इज मोर अंडरस्टैंडेबल? इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। इसका मतलब क्या ये हमारा इंस्पिरेशन का कारण है? जब भी कोई अमेंडमेंट आती है तो क्या यही कारण होता है उसका कि व्हाई द फॉर्मेट्स आर बीइंग चेंज्ड? बिकॉज नाउ दे आर मोर अंडरस्टैंडेबल। ओके, तो ये बेसिक पॉइंट है। अच्छा, क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इररेलेवेंट बातें होनी चाहिए या रेलेवेंट बातें होनी चाहिए? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेलेवेंट बातें नहीं, फालतू बात नहीं, क्या बोलते हैं उसको, काम की बात, नो बकवास। ओके, वो वाला पॉइंट हो गया कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसा होना चाहिए। भाई रेलेवेंट के अलावा क्या वो रिलायबल भी होने चाहिए? हाँ, वहां सीधी बात, नो बकवास। ओके, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सीधी बात नो बकवास, ये हो गया रेलेवेंट। लेकिन सीधी बात भरोसेमंद की होनी चाहिए, ऐसा ना हो झूठ मूठ हो। अच्छा मुझे ये बताइए, रिलायबल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या ये कंप्लीट होने चाहिए?
क्या ये कंप्लीट होने चाहिए? हां, संपूर्ण होने चाहिए, अधूरे नहीं होने चाहिए। तो भरोसा, अगर अधूरे हैं तो बेकार है। मुझे बताओ, आपकी किताब में एक चैप्टर ना हमारे प्रिंटर से प्रिंट होना रह गया, आपका पूरी किताब से विश्वास उठ जाता है, बोलो हां। आपको लगता है अरे यार पता नहीं क्या है, ये कोई और किताब लाओ यार, ये तो भाई एक चैप्टर नहीं है ना। लेकिन हमारा अच्छा, जिस आदमी के 32 दांत में से एक दांत टूट जाता है, उसे 31 की चिंता होती है कि 32वें की चिंता होती है। 32 दांत, अपना बचपन याद करो, तुम जब छोटे थे तो तुम्हारे भी दांत टूट जाते थे तो तुम चिंता किसकी करते थे? जो नहीं होता था, जीभ बार बार कहां जाती थी, बार बार देखते थे, या नहीं है ओके, जो है वो नहीं देखते थे, जो नहीं है उसको देखते थे। क्योंकि कंप्लीटनेस से क्या बन जाता है? कंप्लीटनेस से रिलायबिलिटी आती है। आपको लगता है अब रिलायबल है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब दांत सारे हैं तो रिलायबल है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर होने चाहिए? क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच्चे होने चाहिए, ट्रू एंड फेयर होने चाहिए? क्या वो सब्सटेंस को फॉलो करें कि लॉ को फॉलो करें? फटाफट से बताओ, वो सब्सटेंस को फॉलो करें या लॉ को फॉलो करें? नेकपाल को मैंने अपना मकान दे रखा है, मेरी बैलेंस शीट में आएगा कि नेकपाल की बैलेंस शीट में आएगा? मेरी बैलेंस शीट में आएगा। इसका मतलब सब्सटेंस को फॉलो करो, कानूनी नाम नहीं कि मालिक तो कानून के अंदर वो बना हुआ है। यूर अंडरस्टैंडिंग? इसका मतलब अल्टीमेटली हमारे सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या हमें न्यूट्रल होना चाहिए? हां। क्या हम रियल में न्यूट्रल हैं भी इंटरमीडिएट में? क्या हम इंटरमीडिएट में न्यूट्रल हैं भी? नहीं, हम उतने न्यूट्रल नहीं हैं। ओके, हमें न्यूट्रल होना चाहिए पर उतने न्यूट्रल है नहीं अच्छा, ये बताओ, जब आईसीसी के क्रिकेट के मैचेस होते हैं तो क्या अंपायर न्यूट्रल होते हैं? हां, वहां न्यूट्रल होते हैं। पर जब तुम्हारी गली के अंदर क्रिकेट होता है तो क्या अंपायर न्यूट्रल होता है? द आंसर इज नो। ओके, तो न्यूट्रल मतलब अलग अलग है, तो आप उसको अलग अलग एग्जाम्पल से देख सकते हैं। इसके अलावा क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स न्यूट्रल के अलावा प्रूडेंट भी होने चाहिए? हां, प्रूडेंट भी होने चाहिए। प्रूडेंट का क्या मतलब होता है? प्रूडेंट का मतलब होता है कंजर्वेटिव, थोड़ी सी संकीर्ण सोच। संकीर्ण सोच मतलब क्या हो गया? मेरे साथ अच्छा होगा मेरे साथ बुरा होगा, मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे साथ बुरा होगा, मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे साथ बुरा होगा। तो मैं अल्टीमेटली क्या सोचता हूं? यार बुरा ही होगा। ओके, दिस इज हाउ वी थिंक इन अ नेगेटिव मैनर। तो प्रूडेंट मीन्स हम नेगेटिव हैं। हम लॉसेस जो आ रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? ये तो आ ही रहा है, पक्का है भाई साहब, होगा ही होगा। अब बताओ, इंडिया और इंग्लैंड के मैच में कौन जीतेगा? अगर हम प्रूडेंट हो जाएं, अगर हम प्रूडेंट हो जाएं तो हम बोलेंगे यार नहीं नहीं, पता नहीं क्या होगा, कोई उनका आके इंग्लैंड वाले मारना ना शुरू कर दें। इसका मतलब ये कि अगर हम प्रूडेंट हो जाएं तो बोलेंगे भाई साहब पता नहीं, नहीं जीतने का तो नहीं लग रहा। ओके, अच्छा, अगर हम न्यूट्रल हो जाएं तो अगर हम न्यूट्रल हो जाएं तो इंडिया जीतेगा। ओके, मैं अभी जो आजकल मैच चल रहा है उसकी बात चल रहा हूं, ठीक है? तो यानी ये हमारे पास इसके अंदर है। इसके अलावा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक और गुण होना चाहिए, एक और गुण होना चाहिए। अमन कह रहा है 150 ही तो बनाने। अरे अमन, बेटा मैं थोड़ा प्रूडेंट हूं, इसलिए कह रहा हूं नहीं जीतेगा, तुम थोड़ा न्यूट्रल हो, ठीक है? तो मुझे ये बताओ, क्या ये कंपेरेबल भी होने चाहिए? फटाफट से बताओ क्या ये कंपेरेबल भी होने चाहिए? द आंसर इज यस। वैसे ये बताओ, क्या रियलिटी में आप अपने पास जब सवालों के जवाब करोगे तो क्या कंपेरेबल बनाओगे उनको? आपको दूसरे साल का डाटा ही नहीं होगा तो आप कंपेरेबल क्यों बनाओगे? अच्छा, ये बताओ, ये थ्योरी जो हम करते हैं, ये थ्योरी क्यों करते हैं? क्या मैं आपका दिमाग खराब करने के लिए करता हूं कि एमसी के लिए करता हूं? मैं ये आपका दिमाग खराब करने के लिए थ्योरी नहीं पढ़ाता हूं। इसके दो फायदे हैं, एक तो आप थ्योरेटिकली स्ट्रांग होते हैं, दूसरा एमसीक्यू के नंबर इसके अंदर आने के क्वेश्चन संभावना बनती है तो आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे ये बताओ, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो इसके जो फॉर्मेट्स हैं,
इसके जो फॉर्मेट्स हैं उसमें क्या क्या चीज के फॉर्मेट दिए हुए हैं। शेड्यूल 3 ने क्या हमें बैलेंस शीट का परफॉर्मा दिया हुआ है, उसने बैलेंस शीट का परफॉर्मा दिया हुआ है। अच्छा, क्या हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ P&L का भी फॉर्मेट दिया हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ P&L का भी परफॉर्मा है। हम इन दोनों के साथ में क्या नोट्स भी लिखते हैं? हां, इन दोनों के हम साथ में नोट्स भी लिखते हैं। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है? फटाफट से बताओ, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसमें आती है? द आंसर इज नो। इसका मतलब यह कि हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलेंगे तो इसमें वो कवर नहीं होगी। तो आप इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मुझे ये बताइए, अच्छा बच्चे ने कहा डिस्क्लोजर भी तो होंगे, वो कर दिए ना, बगल में ही लिख दिया मैंने कि नोट्स भी बनते हैं। ओके, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं कि हम जब इसके अंदर बात करेंगे तो इसमें दो पार्ट हो गए। एक कौन सा पार्ट हो गया? स्टेटमेंट ऑफ P&L, और दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? बैलेंस शीट। ये तो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, अभी हमने बैलेंस शीट स्टार्ट नहीं की है। शुभम कह रहा है किसी कंपनी के क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखेंगे? हां, बट शुभम पहले हम समझ लेना, अभी तो मेरा टॉपिक स्टार्ट हुआ है, पहले अच्छे से कर ले, हमें आइडिया लग जाए ऐसा होता है, फिर दिखाएंगे आपको। ओके अच्छा, अब आइए मेरे साथ साथ आयुष शिवा कह रहे हैं क्या सेक्शन 8 कंपनी पर भी AS लगते हैं? यस, वो अगर बड़ी है, आपको हमने बता रखा है, तो इंड AS में आ जाएंगे, वरना AS में आ जाएंगे। ठीक है। हर्ष कह रहे हैं क्वेश्चन में सेल्स गुड्स दिया है, ग्रांट डोनेशन दिया है, तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रांट को भी लेंगे। द आंसर इज यस हर्ष। अब मुझे ये बताओ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर हम बात करें तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की शक्ल कैसी होती है? फटाफट से बताओ, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की शक्ल कैसी होती है? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की शक्ल ऐसी होती है। हम कंपैरेटिव का प्रीवियस ईयर फिगर नहीं बनाते हैं, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर फिगर को नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा है मैंने? करंट ईयर। यहां क्या लिखे? नोट्स। यहां क्या लिखे? पर्टिकुलर्स। ऊपर क्या लिखा? SPL। किस पीरियड के लिए है, हमें वो पीरियड भी लिखना पड़ेगा, और किस कंपनी का है वो भी लिखना पड़ेगा, और रुपए का भी साइन बनाएंगे। ओके सबसे पहले हमारा जो P&L है, बताओ ये किस चीज को डील करता है? ये किस चीज को डील करता है? इनकम्स को। हमारे शेड्यूल 3 के हिसाब से कितनी इनकम्स आएंगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर इसमें एक से अधिक आइटम हो तो नोट बनाएंगे, इकलौती आइटम हो तो नोट बनाने की आवश्यकता नहीं, आप हर बार भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और इसमें क्या होता है? और इसमें होता है अदर इनकम। इन दोनों को जोड़ें तो क्या निकलाता है? इन दोनों को जोड़ें तो आपके पास टोटल इनकम निकल आती है। टोटल इनकम निकल आती है। एसी का रिमोट चाहिए? हाँ ये लीजिए। अच्छा, अब मुझे बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? व्हेन आई से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका क्या मतलब है? निरंजन कह रहा है कंजर्वेटिव और प्रूडेंस में क्या अंतर है? कंजर्वेटिज्म तुम्हारी स्कूल की मैडम कहती थी, हम उसे प्रूडेंट बोलते हैं, मॉडर्न नाम है। ओके अच्छा, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। क्या प्रिंसिपल का हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल का मतलब हो गया मुख्य, मेन। रेवेन्यू जनरेटिंग मतलब धंधा, एक्टिविटीज मतलब काम। समझ में आ गई? जो मेन धंधा है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। क्या इसके साथ एंड इंसिडेंटल एक्टिविटीज। इंसिडेंटल का क्या मतलब है? जो धंधे के साथ जुड़ी हुई हैं। हां, एंसिलरी भी बोल सकते हैं अक्षरा, यानी जो धंधे के साथ जुड़ी हुई हैं। धंधा करेंगे तो होगा ही, जुड़ी है। जैसे हमने आपको कहा सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट वगैरह वगैरह। मुझे ये बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल थे? भाई ये आता था सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, ठीक है, बाय प्रोडक्ट की सेल। क्या अगर मान लो आपको कोई ग्रांट मिल गई है,
आप मान लो सामान भी बेचते हैं और कोई ग्रांट भी मिल गई है, क्या ऐसा हो सकता है आपका काम ही केवल ग्रांट का लेने का हो? फटाफट से बताओ, क्या आपका काम ही ग्रांट का हो? बिल्कुल, आप बिल्कुल सेक्शन 8 कंपनी है और आप पर एएस अप्लाई होते हैं, तो ऐसा हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपका काम ग्रांट का ना हो पर ग्रांट मिल जाए? हां, जैसे आपका स्कूल है, क्या आपको मालूम है आपके स्कूल के अंदर स्कूलों को ग्रांट मिलती है? ऑफ कोर्स वो बच्चों से भी पैसे लेते हैं। तो मुझे फटाफट से बताओ, स्कूल की मुख्य आमदनी का सोर्स क्या है? उनकी मुख्य आमदनी का सोर्स क्या है? ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस जो बच्चों से लेते हैं। क्या जो उन्हें सरकार से चंदा मिल जाता है वो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है? द आंसर इज यस, वो भी उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। अच्छा, हम इनमें जब आइटम्स लेंगे तो क्या ये विदाउट जीएसटी लेंगे? फटाफट से बताओ, हम ये विदाउट जीएसटी लेंगे। क्या जीएसटी को डिस्क्लोज करना है? द आंसर इज नो। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या इसमें से लेस करके दिखाना है एक्साइज ड्यूटी? हां, वो लेस करके दिखाना है। इसका मतलब एक्साइज ड्यूटी को आप पहले जोड़ते, अपने पास सेल लेते हो विद एक्साइज ड्यूटी, फिर लेस करते हो, लेकिन सेल लेते हो विदाउट जीएसटी, फिर जीएसटी घटा के नहीं दिखाते हम लोग। ओके, तो थोड़ी प्रेजेंटेशन का अंतर है और कुछ नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, इसके अलावा अदर इनकम्स में कौन कौन सी अदर इनकम्स है? मैं तो भूल ही गया, थोड़ा जूम करने के लिए कह रहे हैं। अदर इनकम्स में कौन कौन सी हैं? अदर इनकम मतलब जो आरएफओ नहीं है। मुझे डेफिनेशन बताओ, अदर इनकम की डेफिनेशन क्या हो गई? जो आरएफओ नहीं है। ओके, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, अच्छा, रेंटल इनकम, ट्रांसफर फीस। व्हाट इज ट्रांसफर फीस? ट्रांसफर फीस होती है कई बार कंपनी अपने शेयर्स को किसी एक आदमी में जब ट्रांसफर करती है तो उसका सर्विस चार्ज लेती है। ओके, तुम सरल भाषा में समझो कि कंपनी कई बार अपने शेयर होल्डर से सर्विस चार्ज लेती है, वो यहां पर आएगा। ओके, इसके अलावा बैड डेट रिकवर्ड। अच्छा, अगर कोई खर्चा था और वो बैड डेट की बात नहीं कर रहा, अगर कोई खर्चा था और वो रिकवर हो गया, हमने किसी को रेंट पे किया था, ध्यान देना मेरी बात को, रेंटल इनकम नहीं बोल रहा, हमने किसी को रेंट पे किया और बाद में रेंट हमने रिकवर कर लिया वापस, तो रेंट रिकवर्ड। तो पहले बताओ रेंट पेड क्या है? हमने जब किसी को रेंट पे किया तो क्या है? वो तो एक्सपेंस है। हमने उसी को रिकवर कर लिया तो ये इनकम है। ओके, हां बोलो फटाफट से, वो हो गई इनकम। मुस्कान ने कहा कि वो इनकम हो गई। वेरी गुड मुस्कान, तुम्हारी मुस्कान अभी निकालता हूं मैं। एक और प्रशांत है, कह रहा है इनकम है। अरे भैया, खर्चा अगर लौट कर आए तो खर्चा खर्चा ही रहेगा। नालायकों, क्यों सुबह सुबह गालियां खाते हो? सारे लोग बताओ मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तुमको मैं गालियां दे रहा हूं और तुम सुबह सुबह गालियां खाते हो। वो यहां नहीं आएगा। रेंट जो एक्सपेंस था वो रिकवर्ड है, वो यहां नहीं आएगा। अच्छा, फिर ये बताओ ये कौन सा रेंट है? फिर ये कौन सा रेंट लिखा है मैंने? ये भाई साहब रेंटल इनकम है। ओके, रेंटल इनकम है। अच्छा, मैंने रेंटल इनकम को पे कर दिया, कैसा हो सकता है? मैंने रेंटल इनकम को पे कर दिया, रिटर्न कर दिया, वो खर्चा है या नेगेटिव आएगा? फटाफट से बताओ। मैंने रेंटल इनकम को रिटर्न कर दिया। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं मेरे बच्चे, आपको क्या देखना है? अगर उसका नेचर क्या है, अगर उसका नेचर है इनकम, अगर उसका नेचर है इनकम, आपने प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है तो रेंट की नेचर बताओ, इनकम है कि एक्सपेंस? फटाफट से बताओ। आपने प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है तो नेचर क्या है? इनकम। अगर ये मिली है तो कहां जाएगी? अदर इनकम। और अगर ये वापस कर दी है तो कहां जाएगी? तब भी अदर इनकम। ओ माय गॉड, यू आर अंडरस्टैंडिंग?
आप अपनी रिपोर्टिंग क्या प्लस माइनस के हिसाब से करते हो कि आप उसकी नेचर के हिसाब से करते हो? आप उसकी नेचर के हिसाब से करते हो कि वो नेचर क्या है इनकम की है। अब वो पॉजिटिव है तो भी यहां आएगी, नेगेटिव है तो भी यहां आएगी। हां, अमन कह रहा है हाँ सर हम इनकम रिटर्न करेंगे क्यों? अब अमन थोड़ा सा इमोशनल हो गए, कह रहा हम रिटर्न करेंगे क्यों? अरे हो गया ना रिटर्न, क्या करें? ठीक है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि रिटर्न क्यों हो गया। हो गया, कोविड आया था, उसने कहा धंधा बंद कर रहा हूं, मैंने कहा भाई तू किराया वापस ले ले पर अभी खाली मत कर, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है बेड डेट्स के बारे में बताइए। बेड डेट ना हम कोर्ट कचहरी से जाके रिकवरी लाते हैं। असल में बेड डेट अलग होते हैं और बेड डेट रिकवरी जो होती है वो एक अलग नेचर की आइटम है, उसकी नेचर अलग है इसलिए अलग ट्रीट किया जाता है। ओके, अच्छा, अगर नेचर है एक्सपेंस की और एक्सपेंस ही हो गया तो बताओ कहां जाएगा? अगर नेचर है एक्सपेंस की और एक्सपेंस ही हो गया तो कहां जाएगा? एक्सपेंस में। और अगर एक्सपेंस लौट आया रिफंड हो गया, अगर एक्सपेंस रिफंड हो गया तो मैंने कहा ना इधर देखना मना है, इधर ना देखें, नेचर देखें। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? रिफंड हो गया तो भी एक्सपेंस में ही जाएगा। ओके, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि पॉजिटिव नेगेटिव इंपॉर्टेंट है या नेचर इंपॉर्टेंट है? नेचर इंपॉर्टेंट है। सुपरटेक कंपनी ने एसपीएल की रेंट इनकम में अदर इनकम में आएगा जिसका कि मेन बिजनेस ही रेंट का है। अच्छा, जतिन कह रहे हैं अगर मान लो मेरा काम ही रेंट पे प्रॉपर्टी चढ़ाने का है, मेरा काम ही रेंट पे काम कम करने का है, मेरी धर्मशाला है, होटल है, इस तरह के काम है, मुझे फटाफट से बताओ मेरा ये आरएफओ है कि अदर इनकम है? फिर ये आरएफओ है। वैसे एक बात बताओ, आपके एग्जाम में क्या धर्मशालाएं और इस तरह की चीजें आएंगी? नहीं। इसका मतलब आपके लिए रेंटल को नेचुरली सोचना। ओके, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना उसमें कि ये है। अच्छा, इसमें बताओ गेन ऑन सेल, क्या ये भी अदर इनकम में आता है? गेन ऑन सेल भी क्या अदर इनकम में आता है? हां। अच्छा, लॉस ऑन सेल का क्या करेंगे? अब भाई इसका तो नेचर ही नहीं है। गेन ऑन सेल, लॉस ऑन सेल तो आप नेचर ही नहीं बता सकते कि ये गेन है कि लॉस है कि इसकी नेचर क्या है। तो हमने कहा गेन में से क्या माइनस कर दोगे? लॉस माइनस कर दोगे। अच्छा, और अगर मान लो लॉस ज्यादा ताकतवर निकल आया तो कितने रुपए तक माइनस करोगे? अप टू गेन अमाउंट, जितने का गेन है वही तक आप अपने पास माइनस करोगे। अच्छा, कोई इसके अलावा कोई हमारे पास डिस्काउंट इनकम भी हो सकती है। कोई क्रेडिटर ने आपको कोई डिस्काउंट दे दिया हो, वो भी हो सकती है। द आंसर इज यस। मेरे मन में एक विचार आया है, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं? एक मेरे मन में एक विचार आया है। अच्छा, बच्चे ने कहा सेल ऑफ स्क्रैप भी लिख दो। सेल ऑफ ऑफिस स्क्रैप, ठीक है। ऑफिस स्क्रैप मतलब भाई अगर कोई बाय प्रोडक्ट वाला तो ऊपर है, ये बाकी का स्क्रैप है। मेरे मन में एक क्वेश्चन आया है, एक्स लिमिटेड की टर्नओवर है 250 करोड़, उसकी अदर इनकम है 1 करोड़, उसकी टोटल इनकम है 251 करोड़। ओके, क्या ये एसएमसी है? ये नॉन एसएमसी है। सर ये तो अलग चैप्टर का क्वेश्चन पूछ लिया आपने। मैंने पूछ लिया तो बात खत्म। क्या ये एसएमसी है या नॉन एसएमसी है? क्या ये क्वेश्चन नहीं बन सकता एमसीक्यू में कि क्या है भाई ये? तो अब बच्चे तो दोनों तरह के आंसर आ रहे हैं, कोई कह रहा है एसएमसी है, कोई कह रहा है नॉन एसएमसी है। पहले मुझे ये बताओ, आप 250 को देख रहे हो कि 251 को देख रहे हो? आपके लिए रेलेवेंट क्या है, 250 के 251? आप क्या देख रहे हैं? अब अपने कॉन्सेप्ट को याद करो, जहां आपको हमने बताया था रूल्स कौन से थे। कंपनी आगे भूल गया, कंपनी इसके आगे ब्रैकेट में था, कंपनी इसके आगे था,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2000 कौन सा था, 15 था कि 21 था? 2000 कौन सा था? 2021। उन रूल्स के हिसाब से जिन कंपनियों की टर्नओवर्स एक्सक्लूडिंग अदर इनकम थी या इंक्लूडिंग अदर इनकम थी, एक्सक्लूडिंग अदर इनकम। ओ, तो आपके लिए काम की बात बताओ क्या हुई? ये क्या अदर इनकम का मीनिंग समझ में आ गया? इसको छोड़कर देखते हैं। आई होप अब आपको दिमाग में क्लियर हो रही है कि वो जो लिखा है ना, वहां जो लिखते थे एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, अब आपको पता चल गया इसकी बात चल रही है। ओके, अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर मान लो किसी कंपनी की टर्नओवर 250 करोड़ है, हम इसके बारे में चेक कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या थी? मोर देन 250 करोड़ होना चाहिए या मोर देन इक्वल टू 250 करोड़ होना चाहिए? यह अगली समस्या आ गई। अगर आपको बड़ा बनना है तो क्या है? मोर देन 250 करोड़। क्या ये मोर देन 250 करोड़ है? क्या ये एग्जैक्ट 250 करोड़ है? ये तो एग्जैक्ट 250 करोड़ है। तो ये कौन है? दिस कौन है? ये बोलो बोलो बोलो, कौन है ये? ये है एसएमसी। और अगर ये एसएमसी है तो क्या इसे माफिया मिलेंगी? क्या ये इसे माफिया मिलेंगी? हां, इसे माफिया मिलेंगी। 3, 17, 20, 15, 19, 28, 29, 21, 23, 27 और 25। ओके, ठीक है। मतलब आपके तो अगर आपको नींद में भी पूछा जाए तो क्या भीतर से आवाज आ जानी चाहिए? 3, 17, 20, 15, 19, 28, 29, 21, 23, 27 और 25। ओके, चलिए, तो आप लोगों ने इसके अंदर कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिया, लेकिन कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या मैं इसका प्रिंट आउट ले लूं? मैं अपनी रिवीजन कर रहा था, लेकिन ये मैं इसका जल्दी जल्दी प्रिंट आ जा भाई। और आप वैसे इस प्रिंट का कुछ करते भी हैं क्या? हाँ, ये एसएमसी है। एक बच्चे ने पूछा कि ये तो एसएमसी होगा, तो इतनी देर से यही तो कह रहा हूं एसएमसी है। तो हम अपने पास ये फालतू की चीजों को यहां रब कर देते हैं। मुझे ये बताओ, इतना सब करने के बाद हम फिर इसके बाद अगली आइटम पर आते हैं। इसके बाद अगली आइटम कौन सी है बताइए? इनकम के बाद अगली आइटम कौन सी है? अगली आइटम है एक्सपेंस। और एक्सपेंस में बताओ सबसे पहला कौन सा एक्सपेंस है? एक्सपेंस में सबसे पहला एक्सपेंस है सीएमसी है। सीएमसी, सीएमसी मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ मेटीरियल कंज्यूम्ड। मुझे फटाफट से ही बताओ, ये मेटीरियल कंज्यूम्ड है, तो मुझे बताओ मेटीरियल कंज्यूम्ड कंजम्पशन कैसे निकालते हो? आप देखते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस किसकी देखते हो? रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी किसका देखते हो? रॉ मटेरियल। ओके, क्या आपको यह डिटेल डिस्क्लोज करने की आवश्यकता होती है? द आंसर इज नो। सीधा सीधा सीएमसी बाहर लिखो, यह आवश्यकता नहीं होती। आप दिखा दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आ गया अगला, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। मुझे फटाफट से बताओ, क्या यह केवल परचेज है? हां, किसकी परचेज है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, हां बोलो फटाफट से। यह है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। मेरे साथ एक बच्चे ने हां करी, उसका नाम ऊपर चला गया फटाफट से। यह परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। नालायको, क्यों गालियां खाते हो? रॉ मटेरियल की परचेज यहां एडजस्ट कर दी है। यह किसकी परचेज है? स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, अब हमारे इंस्टीट्यूट ने अगर मान लो सवालों में खाली परचेज लिखेगा तो क्या मानोगे? रॉ मटेरियल मानोगे या स्टॉक इन ट्रेड मानोगे? अगर खाली क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेज तो क्या करोगे? तो भाई पहले तो आप अपने हिंट को चेक करोगे कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हो सकता है दाएं बाएं हिंट लिखा हो। अगर बिल्कुल कुछ ना समझ में आए तो स्टॉक इन ट्रेड लोगे। ओके, इसका मतलब यह कि पहले तो चेक करोगे। अगर परचेज में साइलेंट है तो आप क्या करेंगे? पहले तो चेक करेंगे कोई इंडिकेटर लिखा हुआ हो क्वेश्चन में। नहीं तो आप क्या एज्यूम कर लोगे? नहीं तो आप स्टॉक इन ट्रेड एज्यूम कर लोगे। ओके, दिस इज जनरल एजम्पशन। ओके, हां,
भाई क्वेश्चन में आपको इशारे दे सकता है, जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमारे वेजेस के खर्चे हैं, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे हैं, इस तरह से अपने पास आपको चीजें बताएंगी। अच्छा मुझे ये बताओ इसके बाद क्या आता है? चेंज इन इन्वेंट्री। किसकी इन्वेंट्री? फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड की इन्वेंट्री। ये कैसे कैलकुलेट करोगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग या ओपनिंग माइनस क्लोजिंग? क्या करोगे? तो हम इसके अंदर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग से कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी ओपनिंग फिनिश्ड है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, ओपनिंग स्टॉक है, माइनस कर देंगे क्लोजिंग फिनिश्ड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड। क्या फिर से डिस्क्लोजर जरूरी है? डिस्क्लोजर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग जरूरी है? द आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका डिस्क्लोजर जरूरी नहीं होता है। बट क्वेश्चन में आपको मिलेगा, तो आप यहां पर लिखना चाहो तो कोई लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगले खर्चे की बात बताइए, अगला खर्चा कौन सा है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? इसमें सैलरी आएगी। अच्छा, क्या लेबर का खर्चा भी इसमें आएगा? लेबर का खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस मेरे बच्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस, लेबर का खर्चा भी इसमें आएगा। द आंसर इज यस। हाँ, पूरी चेंज इन इन्वेंट्री हमने बताया ना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अब इसका फॉर्मेट के पीछे का कारण वो आप पिछली क्लास में देखेंगे। ओके। हाँ, डिस्क्लोजर का मतलब है कि आप अपने पास नोट तो बनाओ, लेकिन उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बाहर लिख दो चेंज। ओके। अच्छा, सैलरी यहां आएगी, लेबर का खर्चा यहां आएगा, डायरेक्ट लेबर जिसे आप बोलते हैं। इसके अलावा वेजेस वगैरह भी यहीं पर आएंगे। क्या जो हमने कंट्रीब्यूशन कर दिया टू प्रोविडेंट फंड, जो हमने एम्प्लॉइज को प्रोविडेंट फंड का पैसा दिया, वो भी यहां पर आएगा। हां, हमने एम्प्लॉइज को पेंशन दी, वो भी यहां आएगा। हमने एम्प्लॉइज को ग्रेचुटी पे की, वो भी यहां आएगा। हमने एम्प्लॉइज को स्टाफ वेलफेयर का पैसा दिया, क्या वो भी यहां आएगा? हां, हमने अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स दिए, क्या वो भी आएंगे? पहले ये बताओ, क्या आपको मालूम है हम अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स भी देते हैं? हम अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स भी देते हैं। हम बोलते हैं कि हाँ भाई, बढ़िया से काम करोगे तो हम तुमको ना शेयर्स देंगे। तो क्या हम जब शेयर देते हैं तो सस्ते देते हैं या फ्री में देते हैं? हाँ, तो हमारी तो कॉस्ट लग रही है ना, उन शेयर्स की मार्केट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उन शेयर को बाजार में इश्यू करेंगे तो महंगे इश्यू हो रहे हैं, हम फ्री में दे रहे हैं, तो क्या हमारा खर्चा हो रहा है? द आंसर इज यस। वो यहां पर आएगा, इसे बोलते हैं ईसॉप एक्सपेंस। वो यहां पर आएगा। दीपांशु, ग्रेचुटी क्या होती है? रिटायरमेंट पर दिए जाने वाले पैसे हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के अंदर बताया कि भाई प्रोविडेंट फंड का है, ये भी इंप्लॉइज का पैसा होता है। ग्रेचुटी जो होती है, ग्रेचुटी ना रिटायरमेंट पर देते हैं, बाकी ज्यादा आप टैक्स में पढ़ोगे, वो भी हमारे पास यहां पर आएगी। उनको पेंशन देते हैं, वो भी यहां पर आएगी। ओके। हाँ फैज बेटा, मेरा ना सैस बहुत तेज चलता है, तो खाली ये लिखने का फायदा नहीं होता कि सारा मेरा डाउट लीजिए। डाउट लिख देंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं उसको गो थ्रू कर लूंगा, लेकिन मैं अगर वो फालतू फालतू बातों में मेरा टाइम भी वेस्ट होता है। हाँ राहुल, जीएसटी डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड और एक्साइज ड्यूटी इज रिक्वायर्ड। तो ये हमारे पास कौन से खर्चे हैं, यहां पर आएंगे। इसी में मैं आपके साथ एक और भी बात करी थी, डायरेक्टर्स आर एम्प्लॉइज और नॉट। डायरेक्टर्स आर एम्प्लॉइज और नॉट। द आंसर इज नो, डायरेक्टर्स आर नॉट एम्प्लॉइज। कैसा हो सकता है कि आप कहीं और पर पढ़ें, टैक्स में, लॉ में, और वो डिफरेंट हो? हां, तो घबराने की बात नहीं है। ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, इसके बाद हमारे पास और कौन कौन सी आइटम है? और हमारे पास है फाइनेंस एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट। तो मुझे बताइए इसके अंदर कौन कौन से खर्चे हैं? इसमें इंटरेस्ट का खर्चा आ जाएगा, जो भी आप ब्याज दे रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा, प्रोसेसिंग फीस, कई बार हम प्रोसेसिंग फीस पे करते हैं बैंक को। क्या हम इसके अंदर सीए को पैसा देते हैं, वो अरेंज करता है हमारे लिए लोन, सीए की फीस, वो भी यहां पर चले आते हैं। प्रखर रुको। फिर आता है मेरे पास डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन।
तो मैंने कहा डेप्रिसिएशन किसकी होती है? ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की होती है, जिसे आप बचपन में क्या बोलते थे? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, बहुत है इतना। ये इन सब की आती है। अमॉर्टाइजेशन किसकी होती है? अमॉर्टाइजेशन किसकी होती है? अमॉर्टाइजेशन होती है ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स की, यानी उनकी घिसावट को हम क्या बोलते हैं? अमॉर्टाइजेशन। जैसे कि कौन है? गुडविल है, और मुझे बताओ और क्या है? जैसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स हैं। क्या ये सब भी घिसते हैं? पेटेंट, ट्रेडमार्क भी घिसते हैं, उनकी भी वैल्यू में गिरावट आती है। तो पेटेंट और ट्रेडमार्क्स की वैल्यू में गिरावट हम कहां एडजस्ट करते हैं? अमॉर्टाइजेशन में। बच्चे ने कहा सॉफ्टवेयर भी होते हैं, बिल्कुल ठीक कहा, सॉफ्टवेयर भी होते हैं, वेबसाइट्स भी होती हैं, बस बहुत है इतना। बच्चे ने कहा कॉपीराइट भी होते हैं। चलो अब ना पॉइंट क्या, हम उसके ऊपर ही थोड़ा ना पीएचडी करेंगे। मुझे बताओ इसके बाद और कौन सी आइटम है? इसके अलावा है अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंस में एक बच्चा बार बार बोल रहा था डायरेक्टर के खर्चे कहां पर आएंगे, तो यहां पर आएंगे, डायरेक्टर की सैलरी यहां पर आएगी। ओके, अदर एक्सपेंस में। ठीक है प्रखर। अच्छा, एक बच्चे ने कहा बेड डेट कहां पर आएंगे? बेड डेट भी यहां पर आएंगे। अच्छा, इसके अलावा और खर्चे बताओ। रेंट का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, कमीशन का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। अच्छा, कैरिज हो अगर या फ्रेट हो अगर, ये डायरेक्ट खर्चे हैं, यहां आएंगे क्या? कैरिज का खर्चा यहां आएगा? द आंसर इज यस, यहीं पर आएंगे सारे के सारे, डायरेक्ट खर्चे भी यहां पर चले आएंगे। अच्छा, एक बच्चे ने कहा ऑडिटर का खर्चा, ऑडिटर की फीस, ऑडिट भी तो ऑडिट कर रहा है। एक बच्चे ने कहा डिस्काउंट का खर्चा, डिस्काउंट अलाउड, जो आप डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बता रहे हैं एक सीएसआर का खर्चा। आपको पता है सीएसआर एक्सपेंस क्या होता है? सीएसआर एक्सपेंस क्या होता है? सीएसआर एक्सपेंस क्या है? भारत सरकार ने कंपनियों के लिए, कुछ कंपनियों के लिए मैंडेटरी कर दिया कि तुम्हें सामाजिक मदद करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसे बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब भारत सरकार खुद तो कुछ कर नहीं रही, वो हमें कह रही है कंपनियों को कि तुम्हें अब थोड़ा समाज का ख्याल रखना पड़ेगा। तो कंपनियां जब वो समाज का ख्याल रखने पे खर्चा करती हैं, तो वो खर्चे को क्या बोलते हैं? उसे सीएसआर एक्सपेंस बोलते हैं। और ये भी कहां जाता है? ये भी अदर एक्सपेंस में जाता है। ये भी हमारा इसी में है। सीएसआर की फुल फॉर्म है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसका सेक्शन क्या है कंपनी लॉ में? सेक्शन 135। बाकी उसके अंदर आप पढ़ेंगे। गुडविल की वैल्यू बढ़ेगी तो यहां नहीं आएगी बेटा, वो अलग मुद्दा है, वहां जब बढ़ेंगे। पहले जरा पीएनएल सीख रहे हैं ना, तो पीएनएल की बात करेंगे। इसॉप सच में दिखते हैं, बिल्कुल सच में होते हैं। बैंक चार्जेस भी यहां पर आएंगे। बच्चे ने कहा बैंक चार्जेस भी डालो। वैसे तो यहां बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, कभी खत्म ही ना होगी। क्या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी यहां पर आएगा? द आंसर इज यस। अच्छा, मुझे यह बताइए, एक बच्चे ने पूछा बेड डेट रिकवर्ड कहां जाएंगे? वैसे तो लिखा ऊपर बेड डेट रिकवर्ड, फिर पूछ रहा बेड डेट रिकवर्ड कहां आएंगे? यहां थोड़ा ना आएंगे, ऊपर डाल दिया हमने। अच्छा, कुछ बच्चे स्वेट इक्विटी की बात कर रहे हैं। स्वेट इक्विटी मैंने लिखा नहीं है, वो भी ईसॉप्स के बगल में लिख सकते हो। हालांकि बेटा उसके अंदर ना पॉइंट क्या है, इतनी सारी बातें हैं। मेरी बस चल रही है, खिड़की में तुम्हें 50 चीजें दिख रही हैं, हर जगह मैं जा नहीं पाऊंगा। ओके, मैं अपना टॉपिक कंप्लीट करूंगा। सीए को जो लोन के लिए पैसे दे रहे हैं वो भी खर्चे में आएंगे। बेड डेट कहां पर आएंगे? लिखे ना बेड डेट, ये देखो सबसे आगे लिखे हैं। फिर बार बार पूछेंगे तो इग्नोर करूंगा मैं, फिर आप बोलेंगे आप हमें इग्नोर कर रहे हैं। डिविडेंड फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आता। एक बच्चे ने लिखा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तब तो तुमको मैडम इसे एसेट बोलती थी। क्या तुमने बचपन में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को एसेट बोलते थे? हो सकता है कुछ स्कूलों में
ऐसा पढ़ाया हो कि भाई तुम्हारे को प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को बोल दिया हो कि ये एसेट है। पता ये एसेट कब से नहीं है? जानना चाहते हैं ये एसेट कब से नहीं है? 2002 से एसेट नहीं है। तुम्हारा जन्म भी इसके आसपास ही हुआ होगा, बोलो हां। या तुम्हारा जन्म तो बच्चा कह रहा है 2004-2005 का जन्म है, तब से आपके जन्म से भी पहले से यह बता दिया गया ये एसेट नहीं है, पर अभी भी 12th क्लास में बताया जाता है ये एसेट है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर योर एक्सपेंसेस, दे आर नॉट एसेट्स। क्या दिमाग में रहेगा बात ये? नंबर 2, ये होते क्या है? जब कंपनी बनाई जाती है तो ये बनाने के खर्चे हैं, ये बनाने के खर्चे हैं। अच्छा, आपको जब टैक्स वाले सर या मैडम पढ़ाएंगे तो वो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की बात करेंगे। सेक्शन 35D वो आपको टैक्स में पढ़ाएंगे तो क्या बताएंगे? वो बोलेंगे ये एसेट होता है। वो अभी भी टैक्स वाले इसी दुनिया में जी रहे हैं कि ये एसेट होता है, और वो हमको अभी भी टैक्स में कितने साल में इसको राइट ऑफ कराएंगे? 5 साल में राइट ऑफ कराएंगे। इसका मतलब क्या टैक्स में अभी भी इसे एसेट का ही दर्जा दिया जा रहा है? द आंसर इज यस। बट ये ट्रू एंड फेयर की बात करो, ट्रू एंड फेयर की बात करो तो क्या ये एसेट है? द आंसर इज नो। एक बच्चा कह रहा है बैंक चार्जेस क्या फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आएगा? द आंसर इज नो, बैंक चार्ज यहां आएगा। लविश वेस्टिंग एसेट्स डेप्रिसिएशन होती है, खदानें होती हैं, और डेप्रिसिएशन में आएगा। कमीशन पेड टू एम्प्लॉइज, बेटा कमीशन पेड अगर आपने कर रखी है एम्प्लॉइज को तो सैलरी है, और अगर कमीशन पेड लिखा हुआ है तो यहां पर आएगी। ओके, मैं लिख देता हूं, कमीशन लिखी है, शायद मैंने कमीशन भी लिखी है। अच्छा, एक बच्चे ने कहा प्रोविजन बनाई। कोई भी प्रोविजन बनाओ, प्रोविजन क्रिएटेड या प्रोविजन कैंसल्ड। अच्छा, मुझे यह बताओ प्रोविजन जो है बाय नेचर खर्चा है कि इनकम है? बाय नेचर प्रोविजन बाय नेचर खर्चा है या इनकम है? तो बाय नेचर ये खर्चा है, तो इसका बनना भी यहां पर आएगा और इसका हटना भी यहां आएगा। आहा, समझ में आ गई? क्योंकि हम नेचर को देखते हैं। तो प्रोविजन बाय नेचर ही क्या है? वो एक्सपेंस है। तो चाहे नेगेटिव प्रोविजन हो चाहे पॉजिटिव हो, यहीं पर आएगा। दीपांशु, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पर ना पॉइंट पता क्या है? अगर हम इस पर बहस करते रहे, नहीं उसके पीछे ये कारण था, मैडम ये कहती थी, ऐसी की तैसी करा गई तुम्हारी मैडम। क्यों मुझसे सुबह सुबह मैडम को गालियां चलवा रहे हो? जो हम कह रहे हैं ये करना है। ओके, अपने अब पता क्या हो रहा है दीपांशु? ज्ञान तुम्हारे दरवाजे पर, दिमाग पर आके दस्तखत दे रहा है कि मेरे को भीतर आने दो, पर तुमने दरवाजा बंद कर रखा है। तुमने कहा नहीं, मेरी मैडम ने कहा था एसेट है। ज्ञान लौट जाएगा, वो लौट जाएगा, और नंबर उससे नहीं मिलेंगे जो तुम्हारे भीतर है। अपने भीतर फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, नई बातों को स्वीकार करने की भावना लाओ, सीखने की भावना लाओ। ओके, मैडम ने पढ़ाया था तो गलत नहीं पढ़ाया था, सीबीएसई बेवकूफ है। ओके, इसलिए गालियां मैडम को हम बिना बात की दे देते हैं। गालियां किसको देनी चाहिए? सीबीएसई को देनी चाहिए थी। बट एनीवे, अब हम अपनी बात करते हैं। मुझे ये बताओ, इतना टोटल कर दिया तो ये क्या निकल आया? ये आ गया टोटल एक्सपेंस। अच्छा, क्या इसकी लिस्ट खत्म हो गई है कि अभी और भी आ सकता है? अभी और भी आ सकता है भाई साहब, मैंने खत्म कर दिए, क्योंकि इतना और क्या लिखें। कुछ बच्चे स्टेशनरी की बात कर रहे थे और पता नहीं क्या क्या। मैंने लिस्ट खत्म कर दी कि इतने से तुम्हारा काम चल जाएगा। अच्छा, मुझे बताओ इसके बाद क्या होता है? इसके बाद निकल कर आता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ओ, ये कैसे निकलता है? हम ए में से बी माइनस कर दें, ए माइनस बी। ए क्या था? टोटल इनकम। बी क्या था? टोटल एक्सपेंस। तो क्या निकल आएगा? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं एक्सेप्शनल आइटम एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। हम इनको एडजस्ट करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या निकल कर आता है? फिर निकल कर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बारी आती है एक्सेप्शनल आइटम्स क्या है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या है।
तो सुनिए, तुम्हें कुछ बातें बताएंगे, फिर से ज्ञान तुम्हारे दरवाजे पे कुंडी खटखटाएगा, दरवाजा खोल देना, ठीक है? ये मत कहना अरे मैडम ने ये कहा, टीचर ने इंटर में ये कहा, ठीक है? तो मैं आपको पूरी ज्ञान की बात बताऊंगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब है विच इज नॉट ऑर्डिनरी। मतलब ये, हम अगर मान लो, मैं ये बता रहा हूं आपको, अर्थक्वेक से लॉस हो गया, अर्थक्वेक आया और लॉस हो गया, क्या इसके पीछे दोष हमारा बिजनेस करने का है? अगर हम बिजनेस ही ना करते तो हमारा होता ही नहीं, अर्थक्वेक आता ही नहीं। क्या मैं ये ठीक बोल रहा हूं? तो ये जो एबनॉर्मल चीजें हैं, फ्लड्स आ गए, ठीक है, टॉर्नेडोज आ गए, और क्या क्या हो सकता है, आग लग गई, ठीक है, ऐसी जो आपदाएं होती हैं, बड़ी बड़ी ब्लास्ट हो गए, ठीक है, ये बच्चे ने कहा कोविड हो गया, बिल्कुल ठीक एग्जांपल दिया, कोविड हो गया, नेचुरल आपदाएं हो गई। क्या कोविड में भी लोगों को लॉसेस हुए हैं? द आंसर इज यस। चोरी हो गई, ध्यान देना, बड़े बड़े की बात चल रही है। दफ्तर में पेन चोरी हो गया, फटाफट से बताओ, दफ्तर में पेन चोरी हो गया, पेन रखा था टेबल पे, वो चोरी हो गया, यहां आएगा क्या? तो इसलिए दिमाग दौड़ाना, ऐसी बातों मत करना, चोरी तो सारी की सारी, ऐसा नहीं होता है, ओके? बड़ों की बात चल रही है, छोटों की बात नहीं चल रही है। एक बच्चा बार बार कह रहा है नोटबंदी, नोटबंदी में तुम्हारा नुकसान हुआ कैसे? मतलब तुमने 2 नंबरी पैसे रखे हुए थे, हमारी क्लास में ऐसी बातें करते हो। नोटबंदी में तुम्हारा नुकसान ही नहीं होना चाहिए था, अगर सब कुछ ठीक था तो बैंक में जमा करा देते, ठीक है? बार बार कह रहे हैं नोटबंदी में नुकसान हुआ, नोटबंदी में नुकसान हुआ। नोटबंदी में नुकसान तो 2 नंबर में हुआ, खाली वो तुम्हारे को हुआ, हमें नहीं हुआ, ठीक है? चलो, जो हमारी आइटम्स इस तरह की होती हैं, जो बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस होते हैं, जो हमारे पास लॉस बाय फायर है, लॉस बाय अर्थक्वेक है, माइनस उनके इंश्योरेंस क्लेम। क्या ऐसा भी हो सकता है कि लॉस बाय फायर 1 साल में आए और इंश्योरेंस क्लेम अगले साल में आए? फटाफट से बताओ। लॉस बाय फायर 1 साल में हुआ, लेकिन क्लेम मिला ही नहीं, क्लेम अगले साल में मिला। तो बताओ, जिस साल में लॉस बाय फायर हुआ वो उस साल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गई, और जिस साल में क्लेम मिला उस साल की वो क्या बन गई? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम बन गई। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स? और अगर एक ही साल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस भी आ गया, माइनस इंश्योरेंस क्लेम भी आ गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नेट करके लिख देंगे। ये होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो मुझे फटाफट से बताओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में कौन कौन सी आइटम हो गई? लॉस बाय फायर, और क्या है? बाय अर्थक्वेक, बाय फ्लड्स। बहुत है इतना? मतलब इतना बहुत है ना? अच्छा, इसी को एबनॉर्मल लॉस भी कहते हैं। माइनस, बताओ इनमें क्या माइनस कर देंगे? हाँ, एनिमी अटैक भी आ जाएगा, एम्बेजलमेंट भी आ जाएगी, थेफ्ट भी आ जाएगा। लेस इंश्योरेंस क्लेम। अच्छा, एक बच्चे ने लिखा है कि सर इंश्योरेंस क्लेम मिला नहीं पर रिसीवेबल तो है ना। वो ऐसे नहीं होता, सारी आगों के पैसे इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। इसका मतलब यह कि जब आग लगती है तो उसी दिन रिसीवेबल नहीं बन जाता, उसके लिए पहले क्लेम भरना पड़ता है, फिर वो सर्वे करने आते हैं, फिर वो अप्रूव करते हैं, और अगर उन्होंने अप्रूव नहीं किया तो कुछ भी रिसीवेबल नहीं है। इसका मतलब यह कि लॉस का होना अलग घटना है और इंश्योरेंस क्लेम का मिलना, अगर उसी साल में अप्रूव हो गया तो माइनस हो जाएगा, अगर अगले साल में अप्रूव हुआ तो अगले साल में माइनस होगा। ओके, ये यहां पर चले आएंगे। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अपने दिमाग की खिड़कियां खोले, और मैं बताना चाहता हूं, सीए फाइनल में आकर के जब इंड एस पढ़ाए जाएंगे तो आपको कहा जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसा कुछ नहीं। ओ माय गॉड, क्या देख रहे हो? विचार देख रहा है विनोद, कैसे अंग्रेजी की भाषा में घुमा घुमा कर आपको पागल किया जाता है। जो इंटरमीडिएट में आपको कहा जा रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है,
फाइनल में यदि आपने मेरे से ही क्लास ली तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा, अरे भैया गलत था। इसका मतलब जो मैं आपको अभी बता रहा हूं ये ठीक नहीं बता रहा हूं। फिर मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है और आपको तो मेरे से एएस पढ़ने। जब तक इंस्टीट्यूट एएस चेंज नहीं करता, क्या तब तक मैं ये पढ़ाता रहूंगा? तब तक मैं ये पढ़ाता रहूंगा। इसका मतलब ये हो गया, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है भैया। मेरे को जो इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड मिलेंगे मैं तो वही पढ़ाने हैं। पर जब आप इंड एएस पढ़ेंगे, इंड एएस आए कहां से हैं मुझे बताओ? इंड एएस आए कहां से हैं? चाइना से आए हैं या किसी पाकिस्तान से आए हैं? आए कहां से हैं? ये विदेशों से आए हैं, खास तौर पे यूरोप से आए हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या? लॉस बाय फायर भी अदर एक्सपेंस में चला जाता है? क्या लॉस बाय फायर भी अदर एक्सपेंस में चला जाता है? द आंसर इज यस। अच्छा, एक बच्चा बार बार कह रहा है हम कन्वर्जेंस। भैया ऐसा है, जो इंड एएस की चर्चा है ना वो बाद में बताएंगे। अभी आपको इतना बता दिया, सीए फाइनल में ये चीज गायब हो जाएगी। ओके, बस इतना बताया। अब सीए फाइनल की चर्चा नहीं कर रहे हम लोग। सैयद, अगर इंश्योरेंस क्लेम अगले साल आएगा तो अगले साल में लॉस तो होगा नहीं, लेस वाली आइटम आ जाएगी, इसका मतलब नेगेटिव आइटम आ जाएगी। ओके। बच्चे ने कहा प्रैक्टिकली क्या होगा? तो बड़ी सिंपल बात है, अगर एक कंपनी एएस लगा रही है तो क्या वो अलग से दिखाएगी? फटाफट से बताओ। एक कंपनी एएस लगा रही है तो अलग से दिखाएगी। और अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो क्या रिलायंस इसे अलग से दिखाएगी? रिलायंस पे इंड एएस लगते हैं, क्या रिलायंस अलग से दिखाएगी? द आंसर इज नो। इसका मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये अभी आपके लिए है। इसी को तो बोल रहा हूं, अपने दिमाग की खिड़कियां खोल लें कि अभी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपके पास एएस में लिखा हुआ है और एएस तुम्हारे कोर्स का पार्ट है। ओके, तो आप इसलिए कर रहे हो। अब बारी आती है एक्सेप्शनल आइटम की, कि साहब ये एक्सेप्शनल आइटम क्या होती है? सारे के सारे एएस पर डालो, सारे के सारे एएस पर डालो। एक्सेप्शनल आइटम कहीं पर भी नहीं है। ऑल एएस पर डालो, कहीं पर भी एक्सेप्शनल आइटम नहीं है। ओ माय गॉड, सारे के सारे इंड एएस पर डालो, कहीं पर भी एक्सेप्शनल आइटम नहीं है। ओ माय गॉड, एएस छोड़ो, सीए फाइनल में भी कहीं नहीं है ही नहीं है। सर फिर ये आया कहां? पर शेड्यूल 3 के कंपनीज एक्ट में इसे उन्होंने फॉर्मेट में छाप दिया। क्या प्रॉब्लम हो गई कि नहीं हो गई? भाई, जब किसी एएस में नहीं समझाया हुआ ये क्या होते हैं, किसी इंड एएस में नहीं समझाया हुआ क्या होते हैं, इन्होंने फॉर्मेट में छाप दिया। कारण क्या था? अमेरिका में एक्सेप्शनल आइटम होती है। ओ माय गॉड, तो मुझे बताओ एक्सेप्शनल आइटम के बारे में कहां पर बताया गया है? यूएस गैप में बताया गया है, वहां एक्सेप्शनल आइटम के बारे में बताया गया है। तो आपको समझ में आ गई? शेड्यूल 3 जब इन लोगों ने कॉपी किया, तुम्हें लगता है ये बड़े समझदार लोग हैं, सब कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो जो कॉपी कर रहा था उसे एएस और इंड एएस तो पता नहीं थे। उसने देखा, अब हम लोग बड़े इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं, बताओ किससे इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं? यूरोप से तो रहते ही रहते हैं, अमेरिका से भी। अमेरिका हमारा चाचा है। ओके, तो हम उनसे बड़े प्रभावित रहते हैं। तो हम बोलते हैं चाचा जी बताओ जरा तुम्हारे यहां पर क्या है? देखा उनके यहां पर चाचा जी ने एक्सेप्शनल आइटम डाल रखी है पीएनएल में। हमने कहा कमाल है यार, हमारे यहां इंडिया में कोई एक्सेप्शनल आइटम बता ही नहीं रहा। समझदार तो अमेरिका निकला, हमारे एएस ने इसे भी यहां पर डाल दिया। क्या ये प्रॉब्लम हो गई कि नहीं हो गई? अब प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, ये प्रॉब्लम मेरी हुई होगी या सारी कंपनियों को हुई होगी? इवन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को हुई होगी कि भैया ये कहां से आ गया? मेरे को थोड़ा ना प्रॉब्लम होगी, मैं तो बच्चों को पढ़ाना है, मेरा कौन सा ज्यादा पाला पड़ता है? पाला तो पड़ रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जो कंपनियों की बना रहे हैं बैलेंस शीट। वो कह रहे हैं भाई साहब क्या है
इंस्टीट्यूट ने फिर एक गाइडेंस निकाली और कहा भाई साहब ये एक्सेप्शनल आइटम हमारे देश में कुछ नहीं होती है, पर फिर भी डाल दी गई है। तो जबरदस्ती एक पैराग्राफ को, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में एक जगह पर लिखा है, मैं बताता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में एक जगह लिखा हुआ है कि ये आइटम्स जो हैं, इन आइटम्स को अलग से सेपरेट डिस्क्लोज करो। कहां लिखा हुआ है? AS 5 में। ये नहीं कहा ये एक्सेप्शनल है। क्या ये लिखा हुआ है ये एक्सेप्शनल आइटम्स हैं? ये नहीं लिखा हुआ। AS 5 में लिखा हुआ है कि कुछ आइटम्स को सेपरेट डिस्क्लोज करो। जैसे रेट्रो लॉ एप्लीकेशन। मैं अभी और भी चीजें हैं, मैं पहले रेट्रो लॉ एप्लीकेशन की बात कर लूं। व्हाट इज रेट्रो लॉ एप्लीकेशन? रेट्रो लॉ असल में क्या है? क्या भारत सरकार कोई कानून ला सकती है? जैसे मैं आपके लिए कानून लाता हूं, मैंने कहा भारत सरकार ने एक कानून पास कर दिया, जिन्होंने भी पिछले साल रेड लाइट क्रॉस की थी उन सबका चालान होगा। ध्यान देना, इनसे सरकार के पास रिकॉर्ड है, उनके पास सारे कैमरे लगे हुए हैं। तुमने जितनी भी लाल बत्तियां पार की थी, सरकार के पास सारा रिकॉर्ड है। सरकार कानून ले आई, कह रही है जिन्होंने भी पिछले साल से लाल बत्ती पार की है उन सबको चालान भेजे जाएंगे। रोहित कह रहा है ऐसे भी होता है क्या? थोड़ी तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है? जो तुमने अभी आगे से होना चाहिए ना। हम बैकडेट से कहना शुरू कर दें। ओ माय गॉड, एक कंपनी के पीछे सरकार पड़ गई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ शेयर बेचे थे, ठीक है। अब वो ट्रांजैक्शन हुई, जो कुछ भी हुआ। कंपनी का नाम है वोडाफोन। नाम सुना है वोडाफोन? तो वोडाफोन कंपनी जो थी, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, ठीक है। वो हमारे देश के बाद में राष्ट्रपति भी हुए थे। तो प्रणब मुखर्जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कानून बनाकर कहा वोडाफोन ने जो पिछले साल कुछ घटना की थी उसका टैक्स उनको देना पड़ेगा। क्या वोडाफोन छटपटाई होगी कि नहीं छटपटाई होगी कि भाई साहब पिछले साल में तो एक कानून ही नहीं था, मेरे को पहले बता देते तो मैं गलत काम ही ना करती। जब मैंने गलत कर डाला तब कानून था नहीं, अब तुम्हारी आंखें खुल गई कि अरे ये तो तुमने गलत किया, कानून था नहीं, अब तुमने बैकडेट से कानून लगा के मेरे को टैक्स लगा दिया। क्या प्रॉब्लम समझ में आ रही है? इस वजह, इस पे ऊपर फिर सरकार ने क्या कर दिया? कानून बनाया और उससे कितने पैसे छीन लिए? 10,000 करोड़ रुपए छीन लिए। कितने रुपए छीने? 10,000 करोड़। करोड़ मत भूल जाना, 10,000 नहीं बोल रहा, 10,000 करोड़ छीन लिए। क्या वो कंपनी फिर बाद में हमारी अदालतों में गई और हमारे देश की अदालतों में उसे न्याय नहीं मिला? वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गई लेकिन उसको न्याय नहीं मिला और वो फिर इंटरनेशनल कोर्ट में गई। कहां गई? इंटरनेशनल कोर्ट में गई। और इंटरनेशनल कोर्ट में वो क्या हो गई? वो जीत गई और फिर जाकर के उसके पैसे उसे वापस दिए गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? ये रेट्रो लॉ था। पर मेरा सवाल यह है, क्या अभी भी भारत सरकार रेट्रो लॉ ला सकती है? क्या अभी भी भारत सरकार रेट्रो लॉ ला सकती है? हां। मान लो उस रेट्रो लॉ से मुझे थप्पड़ पड़े 5,000 करोड़ रुपए का, तो वो आइटम मेरी एज पर AS 5 क्या डिस्क्लोज होनी चाहिए? फटाफट से बताओ, क्या एज पर AS 5 रेट्रो लॉ की एप्लीकेशन से होने वाले लॉस अलग से डिस्क्लोज होने चाहिए? द आंसर इज यस। ये AS 5 कहता है इन्हें अलग से डिस्क्लोज करो। ऐसे ही इसमें और भी आइटम्स हैं, तो हमारे ICAI ने एक बात कही, कहता है ये जो एक्सेप्शनल आइटम है ना, जो शेड्यूल 3 में है, ये इसके बात कर रहा होगा। क्या आपको समझ में आ गई बात? कैसे जोड़ जमा किया गया? इसे तुक्का बोलते हैं हिंदी में।
इसका मतलब क्या हमने तुक्का लगाया कि शेड्यूल 3 में जो वर्ड एक्सेप्शनल है, चूंकि किसी एएस में डिफाइंड नहीं है, तो हमने कहा वो जो एएस 5 में लिखा है सेपरेट डिस्क्लोजर, जिसमें यह नहीं लिखा वो एक्सेप्शनल है, हमने कहा ये एक्सेप्शनल उसकी बात कर रहा होगा। क्या उसके बाद से इसका मसला निपटा? वरना ये सारे लोग क्या बोलते रहते, भाई साहब ये है क्या, एक्सेप्शनल है क्या? तो अल्टीमेटली आईसीआई ने क्या बोल दिया, भाई साहब वो जो लिस्ट दी हुई है एएस 5 में, उसे क्या मान लो कि वो एक्सेप्शनल आइटम है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंस्टीट्यूट की गाइडेंस मैंडेटरी नहीं होती। इंस्टीट्यूट की गाइडेंस, ध्यान दें वर्ड गाइडेंस है, क्या यह मैंडेटरी होती है? नो। मैंने अपने जीवन में किसी भी कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम दिखाते हुए देखा ही नहीं। यानी कि प्रैक्टिकली कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेप्शनल आइटम दिखाता ही नहीं है। यूर अंडरस्टैंडिंग? वो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाते हैं, कहते हैं एक्सेप्शनल है ही नहीं हमारे यहां पर कुछ। दिस इज द रियलिटी, ओके। बट फॉर द एकेडमिक पर्पसेस मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शनल आइटम, तो देयर इज नो मीनिंग। बताओ व्हाई देयर इज नो मीनिंग, फटाफट से बताओ व्हाई देयर इज नो मीनिंग। बिकॉज योर स्टैंडर्ड्स डू नॉट डिफाइन देम। देयर इज नो एक्सेप्शनल आइटम्स, बट स्टिल देयर इज वन आईसीएआई रिकमेंडेशन इन अ फॉर्म ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस नोट बोलते हैं, वेयर दे एक्सप्लेन इट दैट the disclosure list given by accounting standard 5 can be treated, ध्यान दें, can be treated as exceptional item. Okay, this is what the theoretical part is. तो मैंने ट्राई किया कि आपको एक्चुअल पोजीशन बता सकूं कि भाई ये इसका झगड़ा क्या है, वो झगड़ा भी आइडिया लग गया, और कंपनियां क्यों फॉलो नहीं करती। क्या आपके एग्जाम में ये आइटम कभी आएगी? द आंसर इज नो, हमारे एग्जाम में नहीं आएगी। मैं उस लिस्ट के अंदर से 2-3 आइटम यहां लिख देता हूं जो आपकी नॉलेज के लिए है सिर्फ। जैसे लॉस बाय रेट्रो लॉ एप्लीकेशन, जैसे वोडाफोन को हुआ, जैसे लिटिगेशन सेटलमेंट एक्सपेंस। अच्छा ये बताओ, अभी कुछ दिन पहले आपने ट्विटर पे देखा होगा, वैसे जगह जगह दिखता है, एयर इंडिया के खाने में जो फ्लाइट में ऊपर खाना दे रहे थे, उसके खाने में नट बोल्ट निकला। ओ माय गॉड, क्या निकला? नट बोल्ट निकला। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे खाने में भी कभी कुछ निकला है क्या? जैसे तुम्हारे खाने में भी तुमने मैकडॉनल्ड से कोई चीज मंगाई, उसमें भी कुछ निकला है, कंकड़ निकला है, कोई पेच निकला है, कोई नट बोल्ट निकला है, ठीक है। एक बार तो मैंने देखा था कि खाने में छिपकली थी, ओके, मैंने नहीं देखा, ट्विटर पे ही देखा था, ओके। अगर आपको अभी कुछ दिन पहले कैडबरीज के चॉकलेट के अंदर भी कुछ ऐसा निकला था, कुछ दिन पहले कैडबरीज की चॉकलेट थी या पता नहीं किसी और की थी, उसमें भी ऐसा निकला था। हाँ अब आया था ना, ट्विटर पे आया था कुछ, डेयरी मिल्क थी, ओके, डेयरी मिल्क थी, ओके, तो उसके अंदर भी कुछ निकला था। अच्छा ये बताओ, जब वो कीड़ा निकल आता है तो तुम्हें खुशी होती है कि घिन आती है? तुम्हें क्या होती है? अगर सारे बच्चे कह रहे हैं घिन आती है, तुम्हें खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अब तुम उस कंपनी को, अगर अच्छी कंपनी है तो तुम्हें क्या बोलना है उसको कि मैं इसको ट्विटर पे डालूंगा, मैं इसे वायरल करूंगा। अच्छा तो फिर कंपनी क्या करेगी? कंपनी कहेगी अच्छा दे डाल दो, क्या दिक्कत है, कोर्ट में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। या कंपनी तुम्हें क्या बोलेगी? बोलेगी रुको रुको रुको, नट बोल्ट निकला ना, कोई बात नहीं, बात अपने में खत्म करते हैं, ये पकड़ो पैसे, नट बोल्ट को भूल जाओ। फटाफट से बताओ अब तुम किस कैटेगरी में हो? ज्यादा झंझटे मत पड़ना, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। अब तुम्हें यह बताओ, एक आदमी पैसा दे रहा है, कह रहा है भूल जाओ नट बोल्ट को, भूलोगे कि नहीं भूलोगे? फटाफट से तुम जब झट भूलोगे। अब आप में से कई बच्चे पता क्या सोच रहे हैं, मैं अगर खाने में जबरदस्ती नट बोल्ट डाल दूं तो ऐसा है कि नहीं है? आपने कहा यार ये तो बढ़िया पॉइंट है, खाने में जबरदस्ती नट बोल्ट, भाई साहब फंस जाओगे, पता चला कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ऐसे काम मत करना, ओके। बट आपको बताना चाहता हूं कि अगर कंपनियां ऐसे पैसे देती हैं, इसको क्या बोलते हैं?
अब एयर इंडिया ने आपके खाने में नट बोल्ट निकलाया, उसके पैसे दिए, तो फटाफट से बताओ, उसे बोलते हैं लिटिगेशन सेटलमेंट एक्सपेंस। इसे AS5 क्या बोलता है? अलग से दिखाने के लिए। क्या एक्सेप्शनल के रूप में दिखाने के लिए बोलता है, क्या अलग से दिखाने के लिए बोलता है? AS5 वो कहता है इसे अलग से दिखाओ। अब अलग से दिखाना है तो अदर एक्सपेंस में भी तो अलग से दिखा सकते हो। अगर मान लो अलग से ही दिखाना है तो यहां भी दिखा सकते हो, पर हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला कि इसे क्या मान लो, इसे एक्सेप्शनल मान लो और अलग से दिखा दो। गॉट माई पॉइंट्स? इसे बोलते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स। ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी एबनॉर्मल है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्यों नहीं है? अच्छा, कैफी बोल रहे हैं लॉस ऑन सेल भी तो एबनॉर्मल है। द आंसर इज नो, वो नॉर्मल है। धंधा करेंगे तो कैमरे पुराने होंगे, बोर्ड पुराने होंगे, इन्हें बेचा ही जाएगा। नथिंग एबनॉर्मल अबाउट इट। ओके, अच्छा, एक्सेप्शनल चीज भी गैप से देख लेते। अच्छा, अन्य ने बोला कि सर हम अमेरिका से ही क्यों नहीं देख ली वो लिस्ट, एग्जैक्टली क्या थी? वो देख भी लेंगे तो अमेरिका अप्लाई नहीं हो सकता ना हमारे देश में, अप्लाई तो ASO ने है, उसमें लिस्ट नहीं है, इसलिए ऐसा जुगाड़ किया गया। ओके, एबनॉर्मल गेन्स भी इसी में आएंगे अगर कोई होंगे, जैसे ये एबनॉर्मल गेन हो गया। ओके, डू वी राइट एक्सेप्शनल सेपरेट और एल्स विद द एक्स्ट्रॉर्डिनरी? श्रीराम, ये दो अलग अलग आइटम्स हैं, बट असल में क्या होता है, बिकॉज कंपनीज में एक्सेप्शनल होता नहीं है तो दे कंबाइन इट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। टेक्निकली दे आर बोथ सेपरेट आइटम्स। ओके, एनीवे, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है हमारे पास पीबीटी। इसके अंदर से क्या माइनस किया जाता है, फटाफट से बताओ? इसमें माइनस किया जाता है टैक्स एक्सपेंस। क्या माइनस किया जाता है? टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस, अब आपकी क्लासें टैक्स की चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? क्या आपकी टैक्स की क्लासें चल रही हैं? हां, जो टैक्स रोजाना सुबह शाम बैठकर आप कैलकुलेट करते हो ना, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, जीएसटी नहीं, जो आप टैक्स रोजाना कैलकुलेट कर रहे हो ना, उस टैक्स को हम लोग नाम देंगे। टैक्स वाले नहीं, हम नाम देंगे। आज से हम उसे बोलेंगे करंट टैक्स। सारे बच्चे बोलो क्या बात है, क्या बात है। जो टैक्स तुम रोजाना कैलकुलेट कर रहे हो ना टैक्स की क्लासेस में, उसका नाम है करंट टैक्स। अपने टैक्स के टीचर से बोल दोगे ना कि सर आप हमें करंट टैक्स निकलवाना सिखा रहे हो, झटका खा जाएंगे, कहेंगे ये क्या करंट टैक्स, क्या मतलब हुआ? तो उन्हें बोलना कि तुम्हारे टैक्स को अकाउंट्स वाले करंट टैक्स बोलते हैं क्योंकि वो करंट मारता है। ओके, तो उन्हें बोलना ये करंट टैक्स है। एक और भी टैक्स होता है, तो यहां पर एक करंट टैक्स आएगा जो तुम्हारी टैक्स की क्लासेस में है, प्लस डेफर्ड टैक्स आएगा। ये भी इनकम टैक्स है, ये भी इनकम टैक्स है। मजे की बात है, दोनों ही इनकम टैक्स है। आपके इनकम टैक्स वाले सर जो पढ़ा रहे हैं वो ये वाला टैक्स पढ़ा रहे हैं, ये भी इनकम टैक्स है। अब सारे बच्चे मुझसे पूछो फिर ये कौन पढ़ाएगा? ये आपके टैक्स वाले सर नहीं पढ़ाएंगे। ये कौन पढ़ाएगा? ये हम पढ़ाएंगे। किस स्टैंडर्ड में? AS22 में। इसका मतलब आपको हम एक टैक्स की चर्चा और करेंगे। जानते हो ये चर्चा कब होगी? ये वाली चर्चा कब होगी? ये चर्चा होगी जब तुम्हारे सारे के सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, सबसे आखिरी में। सर सबसे आखिरी में क्यों कराओगे, सबसे पहले क्यों नहीं कराओगे? क्योंकि हम ये मानते हैं कि बच्चा पहले ये सीख ले, जब उसे ये सीख जाएगा तो ये मैं समझा पाऊंगा। इसका मतलब AS22 हम पहले पढ़ ही नहीं सकते, बिकॉज आपको पहले इनकम टैक्स पढ़ना है। ओके, जिन बच्चों ने इनकम टैक्स ऑलरेडी पढ़ रखा है उनको तो पढ़ाया जा सकता है, बाकियों को नहीं, इसलिए हम लास्ट में इसे कवर करेंगे। ओके, सरल भाषा में मैं आपको सिंपली ये कहना चाहता हूं, ये वो वाला इनकम टैक्स है जो मोदी जी फ्यूचर में हमसे लेंगे। ओ माय गॉड, मोदी जी कब लेंगे? फ्यूचर में लेंगे। तुमको क्या लगता है ये फ्यूचर की इनकम पे बोल रहा हूं? ये मैंने नहीं बोला, इसी इनकम पे फ्यूचर में टैक्स लेंगे। ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है? हां, ऐसा भी होता है। आपके टैक्स वाले सर हमेशा उसी साल का टैक्स निकालेंगे, बोलेंगे इस इनकम का ये टैक्स, और हम बोलेंगे
इस इनकम पर फ्यूचर में भी टैक्स होगा, उसे बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। ओके, इसका मतलब आज की इनकम क्या सिर्फ इसी बार का टैक्स लगवाती है कि अगले सालों का टैक्स भी प्रभावित करती है? अगले सालों का भी टैक्स प्रभावित करती है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, इसकी चर्चा मैं आपके साथ नहीं करूंगा। ओके नेहा, इट्स नॉट डेफर्ड एक्सपेंडिचर, इट इज डेफर्ड टैक्स। तो हम इसको यहां पर खाली इतना बोल रहे हैं। आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जाओ, आपके सवालों में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। ओके, जब तक AS 22 नहीं पढ़ोगे, AS 22 में ही पूछा जाएगा और कभी नहीं पूछा जाएगा। ओके, बिकॉज दैट इज समथिंग टेक्निकल। तो आप लोगों का इंस्टीट्यूट भी आपकी मदद करता है। सागर कह रहा है लॉस ऑन सेल गेन से भी लेस कर सकते हैं क्या? हाँ, वो माइनस करवाया ना, लॉस ऑन सेल को हमने गेन में से लेस कराया, जितना था उतना लेस हो गया, बाकी का लॉस यहां आ गया। अच्छा, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके बाद जो निकल कर आता है इसका नाम होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद भी एक डिस्क्लोजर होता है विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, उसे बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। एक डिस्क्लोजर और होता है अर्निंग पर शेयर। फर्स्ट चेंज इन इन्वेंट्री हमने पिछली क्लास में बेटा पूरी डिटेल में बताया ना कि चेंज इन इन्वेंट्री कैसे ट्रेडिंग अकाउंट से कनेक्टेड है, एक बार वहां देखना दोबारा से। ओके, प्रैक्टिकली प्रीलिमिनरी एक्सपेंस टैक्स के हिसाब से ट्रीट करते हैं कि AS के हिसाब से। धीरज ने पूछा है कि टैक्स वाले सर एसेट बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को, आप नहीं बोलते हो, हम किसकी बात माने? धीरज की क्वेश्चन आया है कि सर टैक्स वाले सर कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एसेट है, तुम बोल रहे हो नहीं है, हम किसकी बात माने? तुम धीरज ये बताओ, तुम जिस कागज पर लिख रहे हो तुम उसमें कर क्या रहे हो? फटाफट से बताओ। तुम कागज में जिसमें लिख रहे हो, हम क्या करें, कागज पर लिख रहे हो, तुम किसी का टैक्स निकाल रहे हो या किसी की बैलेंस शीट P&L बना रहे हो? ये इंपॉर्टेंट है। फटाफट से बताओ धीरज, तुम कर क्या रहे हो? तुमने कहा सर मैं किसी का टैक्स निकाल रहा हूं, तो तुम अब टैक्स की प्रोविजन के हिसाब से काम करोगे। आहा। और तुमने कहा सर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, P&L बना रहा हूं, तो तुम किसकी बात की मानोगे? फिर हमारी बात मानोगे। ओके, इसका मतलब ये सारी चर्चा किसकी है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की है। हम कैसे स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में बातें चल रही हैं। ओके, अच्छा, तो हमने कहा ये अर्निंग पर शेयर भी आती है। ये बातों के बाद मैं एक दो बातें और भी करना चाहता हूं। हाँ, रिमेनिंग लॉस ऑन सेल यहां आ गया। ये लॉस ऑन सेल में क्या गधे राम है क्या सारे के सारे? मतलब उनमें कंफ्यूजन अजीब सी है। ये हमारे पास ये प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग घी नहीं खाते हो, ये प्रॉब्लम है। तो आज की जो जेंट्री है वो घी खाना बंद हो गई है, उसे लगता है घी फैट है, और घी से ही तुम्हारा दिमाग चलता है, खाया करो। मान लो लॉस है 1 लाख, गेन है 2 लाख, गेन है 1.5 लाख, बताओ कहां जाएगा? फटाफट से बताओ। लॉस है, लॉस ऑन सेल 1 लाख, गेन ऑन सेल 1.5 लाख, कहां जाएगा? अदर इनकम में। बताओ अदर इनकम में क्या जाएगा? 50,000। लॉस ऑन सेल है 1.5 लाख, गेन ऑन सेल है 1 लाख, तो गेन में ही लॉस कितना एडजस्ट हो गया? फटाफट से बताओ। गेन में लॉस एडजस्ट हो गया 1 लाख का, उसका निपटारा हो गया, लॉस अभी भी ज्यादा है। बताओ ये कहां जाएगा? अदर एक्सपेंस। अब बताओ लॉस भी है 1 लाख, गेन भी है 1 लाख, अब क्या होगा? अब कहीं कुछ नहीं जाएगा। इसके ऊपर तुम बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो, नालायकों, शर्म आनी चाहिए तुमको। पूछ क्या रहे हो बार बार? मैंने कहा भाई साहब इसमें गेन माइनस कर देना, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो 0 कर देना, लॉस यहां डाल देना, बस बात खत्म। फिर तुम कह रहे हो भाई ये पता नहीं क्या होगा। मैंने तुमको यहां कौन सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का सवाल दे दिया? सिर्फ 3 बातें बोली है भाई। अगर लॉस ज्यादा है, अगर लॉस ज्यादा है तो लॉस दिखा दो, गेन ज्यादा है तो गेन दिखा दो, दोनों बराबर हो गए तो खत्म हो गई बात। नालायक, घी खाना है देसी, और बाबा रामदेव का नहीं खाना। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बाबा रामदेव का घी खाएंगे तो नसें चौक हो जाएंगी, ध्यान रखना जरा,
ठीक है, आपने किसका घी खा, अरे मैं YouTube वीडियो बना रहा था, बताओ, बाबा रामदेव का डाल दिया, फिर तुम उठा के काट के डाल दोगे, बाबा रामदेव मेरे पीछे पड़ जाएगा। आई एम सॉरी, हम बाबा रामदेव का घी भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, हम बाबा रामदेव का घी खा सकते हैं, मैं सुबह रोज बाबा रामदेव का ही घी खा के आता हूं। ओके, आओ वापिस चलते हैं। ये मैंने अपने साथ बातें करी, मैं कुछ और बातें आपके साथ करना चाहता हूं। 2021 में मोदी जी जोश में आ गए। ठीक है, 2021 में मोदी जी जोश में आ गए। उन्होंने कहा शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट करेंगे। शेड्यूल 3 में क्या करेंगे? अमेंडमेंट करेंगे। और कहा अगर, अब कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं कि मोदी जी बोल रहे हैं? अब मोदी जी बोल रहे हैं। करण जोत कह रहा है मन की बात, हाँ मन की बात इन शेड्यूल 3। ओके, मन की बातें तो बड़ी सारी हैं, पर मैं आपको सिर्फ शेड्यूल 3 की बता रहा हूं। भाई और बहनों, मैं यूट्यूब पे वीडियो बन रहा है, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, डर लगता है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, यदि तुमने क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन किया तो तुम्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, पहले तो ये बताओ क्रिप्टो करेंसी क्या है? आपको पता है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? हाँ, बिटकॉइन, मेरे को भी बिटकॉइन ही पता है, मैं आज तक देखा नहीं। मैं कई दुकानों पे जाके बोला भाई साहब बिटकॉइन दिखा दो, एक दो ने तो मुझे मारा भी, कह रहे क्या बार बार रोज आके पूछता है बिटकॉइन दिखा दो। ठीक है, तो ये बिटकॉइन जो है ना, दिखते नहीं है। ओके, ये ऐसे हैं जैसे यूपीआई है। ओके, ये दिखते नहीं है। अगर तुमने इनमें कोई लेन देन किया तो तुम्हें अलग से दिखाना जरूरी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तुम्हें अलग से डिस्क्लोज करना जरूरी है। सर ये बिटकॉइन में देखो, मेरे को जितना पता है बता रहा हूं, मेरे को ज्यादा नहीं पता है। बिटकॉइन में लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा और उसे महंगा हो जाने के बाद बेचते हैं। समथिंग पता नहीं क्या है, मतलब वो कुछ इन्वेस्ट करते हैं और वो भी महंगा हो जाता है, घाटा भी हो जाता है, और वो उसको लॉस पर भी बेचते हैं। ओके, अगर मान लो बिटकॉइन खरीदने में गेन हुआ तो कहां जाएगा? फटाफट से बताओ। बिटकॉइन खरीदने में गेन हुआ तो कहां जाएगा? अदर इनकम में। अच्छा, अगर बिटकॉइन पे लॉस हुआ, बिटकॉइन पे लॉस हुआ, गेन भी हुआ, लॉस भी हुआ, तो कहां जाएगा? गेन और लॉस दोनों हुए, तो जितने का गेन और लॉस है वो यहां आएगा। और अगर लॉस ज्यादा हुआ तो कहां जाएगा? अगर लॉस ज्यादा हुआ तो कहां जाएगा? अदर एक्सपेंस में। ये ज्ञान की बात एएस में नहीं लिखी हुई। ज्ञान की बात बताते चलो, नहीं लिखी हुई यहां पर। यह ज्ञान की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने शेड्यूल 3 की अमेंडमेंट में डाली। क्या आपके लिए यह भी मैंडेटरी है? यह भी मैंडेटरी है। एक बच्चा थोड़ा चिंता में आ गया, वो कह रहा है कैरिज इनवर्ड रिसीव की है। अगर भाई, अगर तुम्हारा धंधा है कैरिज इनवर्ड रिसीव करने का, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। और अगर मान लो तुमने कैरिज पहले किसी को पे की थी, रिकवर की है, तो ये आपका अदर एक्सपेंस में माइनस है। ओके, वापिस आओ। मोदी जी जब बोलना शुरू होते हैं तो क्या कम बोलते हैं कि थोड़ा ज्यादा बोलते हैं? फटाफट से बताओ। वो थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, वो कह रहे हैं भाई थोड़ा सा और भी बताएंगे आपको। मोदी जी कह रहे हैं भाई और बहनों, अगर तुम्हारे घर में छापा पड़ा और छापे में कुछ सामान निकला तो तुम्हारे को वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब अभी थोड़े दिन पहले ना एक ओडिशा के कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के यहां पर पता नहीं कितने करोड़ निकले थे, भूल गया मैं। 300, एक बच्चे ने कहा 500 करोड़ निकले थे। बाप रे बाप, उसके घर पे 500 करोड़ रखे हुए थे। मेरे को समझ में नहीं आ रही, मैं कहे यार ये अखबार में गलत छप गया होगा। फिर भाई सारे लोगों ने यही कहा तो मैं मान गया। मैंने कहा अच्छा इतना पैसा रखा था, 500 करोड़। क्या जिसके घर में 500 करोड़ मिला, अगर उसकी अब 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि उसकी कंपनी थी, कोई शराब की कंपनी थी, उसकी कंपनी में छापा पड़ा और उसके पास 300 करोड़ मिले,
क्या उसको अपने शेड्यूल 3 में ये लाइन लिख करके डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमारे यहां पर छापा पड़ा? अच्छा ये बताओ, जब तक छापे में वो पैसा निकला नहीं था तब तक वो बैलेंस शीट में आ रहा था क्या? P&L में आ रहा था क्या? फटाफट से बताओ। वो तो चोरी का पैसा था, दराजों में डाल के घुसा रखा था, तो बैलेंस शीट में था नहीं। पर छापेमारी में क्या वो इनकम निकल आई? फटाफट से बताओ, वो इनकम निकल आई तो क्या वो सारी की सारी इनकम अदर इनकम में आ जाएगी? हां। तो वो जो धीरज साहू नाम था, शायद धीरज साहू के घर पे 500 करोड़ मिले, तो पहले बुक्स में थे नहीं, 2 नंबरी काम था। अब वो बुक्स में आएंगे तो मुझे फटाफट से बताओ, क्या वो अदर इनकम में आएंगे? द आंसर इज यस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ये पॉइंट किसी एएस में लिखा हुआ है या 2021 में एक अमेंडमेंट के साथ आया? ये 2021 में अमेंडमेंट के साथ आया। ये 2 बातों के अलावा भी कुछ आइटम्स और हैं, बट वो पीएनएल से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मैंने बातें नहीं करी। और भी हैं, अगर तुम बैंक का पैसा लेके भागे हो तो तुम्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो पीएनएल से कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो देयर आर सम अदर डिस्क्लोजर्स आल्सो, आई विल कम ऑन दोस पॉइंट्स। ओके, बट लेटर ऑन आऊंगा। एक बच्चे ने कहा उसके ऊपर 78% टैक्स लगेगा, वो अलग बात है। इनकम में दिखाओ 500 करोड़, बाद में टैक्स लगाओ 78%। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। ओके, इसका मतलब यह कि हम पहले इनकम में दौड़ेंगे कि 500 करोड़ घर से मिल गया, फिर उसका टैक्स भी कैलकुलेट करके जमा कराएंगे। हाँ, और जेल में जाएंगे वो अलग। ओके, वो उसका चर्चा यहां नहीं हो रही है। हमारे शेड्यूल 3 में 2021 से पहले भी 3 डिस्क्लोजर कहे गए हैं। मतलब क्या ये मोदी स्पेशल बात कर रहा हूं कि पहले से ही है? तो मैं कह सकता हूं ये पहले से ही है, इसे कह दो कांग्रेस स्पेशल। ओके, यानी कांग्रेस सरकार से चलते आ रहे हैं 3 डिस्क्लोजर। क्या वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे? द आंसर इज यस। कह रहा है ऑडिटर को तुम कितनी फीस देते हो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बताओ भाई, ऑडिटर आगे चेयर दे दो। कह रहा है ऑडिटर को तुम कितने पैसे दे रहे हो, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये बताओ, ऑडिटर को पैसे कितने दे रहे हो, ये पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्यों भाई? YouTube का वीडियो फिर बन रहा है, मैं फिर एक बात बोल दूंगा। वो फिर क्या होता है, बच्चे वीडियो काट के डाल देते हैं और मेरे को चिट्ठी आ गई, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आपने ये कैसे बोल दिया। मैंने कहा भैया मैं तो क्लास पढ़ा रहा था, क्लास के अंदर बच्चों को समझा रहा था, लोग वीडियो बनाते तो मैं क्या करूं? तो आप वीडियो मत काटना। सारे के सारे फाइनेंशियल फ्रॉड में चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वॉल्व है, हां या ना? मैं नहीं बोल रहा हां। बाद में इंस्टीट्यूट मेरे को चिट्ठी भेज देता है, कहता तुम हमारी बदनामी कर रहे हो। मैं कहा तुम्हारी बदनामी की जरूरत ही नहीं है। ओके, फटाफट से बताओ, सारे के सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स में क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, चाहे वो ऑडिटर है कोई भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वॉल्व है? बच्चे कह रहे हैं हां, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो ना कह रहा हूं, बच्चे बोल रहे हैं हां। ठीक है, कोई कंपनी अपने सीए को क्या पैसा दे रही है, क्या इससे कुछ इशारा मिल जाएगा? अगर एक कंपनी अपने सीए को बड़ा खुश रख रही है, मोटे पैसे दे रही है, तो बताइए फटाफट से। फटाफट से बताओ, एक कंपनी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को मोटे पैसे दे रही है, तो फटाफट से बताओ क्या कारण होगा? वो उसके चाचे का लड़का है क्या? फटाफट से बताओ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो कांग्रेस सरकार ने कहा ऑडिटर को क्या दिया जाता है इसे अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। याद रहेगी बात कि नहीं? तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया हुआ है, तुम्हारी गर्दनें शर्म से झुक जानी चाहिए। तुम बोलो सर हमें शर्म आ रही है। तुम्हारे ऊपर कह रहे हैं, तुम्हें क्या दे रहे हैं, ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तुम पे विश्वास खत्म हो गया है सबका। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है मेरे को तो पता भी नहीं था। फिर देखा ना, तुम्हारे ऊपर भी लोगों ने उंगली उठा रखी है, तुम्हारे भी कुर्ते पर काले दाग लगे हुए हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा आप, मैं तो सारे दाग ही काले हैं मेरे, तो उसकी छोड़ो। क्या सभी फ्रॉड्स के अंदर
डायरेक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं भाई, जैसे ऑडिटर इन्वॉल्व होते हैं, क्या डायरेक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं? डायरेक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्टर ही तो रूपरेखा बनाते हैं ऑडिटर से बैठ करके। तो कांग्रेस सरकार ने कहा डायरेक्टर को भी क्या दे रहे हो, इसकी आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। हां दिशांत, ये डिस्क्लोजर कहां से आए हैं? ये कंपनीज एक्ट से आए हैं, और स्पेसिफिकली बोलूं तो शेड्यूल 3 से आए हैं। ओके, इसका मतलब कांग्रेस सरकार ने कहा किस किस का खर्चा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मैं भूल गया बेटे, याद ही नहीं आ रहा मुझे, तो किस किस का बताना पड़ेगा। रिया कह रहे हैं एग्जाम्पल क्या भाई, अगर हमने ऑडिटर को 10 लाख रुपए दिए, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डायरेक्टर को 10 लाख रुपए की फीस दी, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तीसरी आइटम एक और डिस्क्लोज करनी है, तुमने सीएसआर पे कितना खर्चा किया, इस जनता के लिए तुमने कितना खर्चा किया, यह भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। असल में कंपनियां क्या कर रही थी, वो सीएसआर पे खर्चा करती ही नहीं थी, जो उनको बाउंडेशन थी वो करती नहीं थी। तो अब आ गया भैया सीएसआर में लिखो हमने 10 लाख खर्च किए और उसकी डिटेल बताओ कि तुमने क्या किया। तो अब कंपनियां लिखती हैं हमने सीएसआर में पेड़ पौधे लगवाए, हमने गरीब बच्चों को शिक्षा दी, हमने किताबें बांटी, हमने बैग बांटे, हमने गरीबों को खाना खिलाया। ओके, ये हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। क्या आपको यह बात ध्यान रहेगी? सीएसआर की फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन भी बताया था नालायकों, इसका सेक्शन क्या था? 135। आज मैं ऊपर ओके, हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा मुझे बताओ, मैं इसके अंदर कहां पर डिस्क्लोजर का डब्बा बना दूं? तुम्हें ऑडिटर को क्या दे रहे हो यह बताना पड़ेगा। क्या पूरा विवरण देना पड़ेगा? हां, ऑडिटर को किस किस चीज के पैसे दिए, क्यों दिए। अच्छा, डायरेक्टर को तुमने किस किस चीज के पैसे दिए और क्यों दिए। सीएसआर पर तुमने कितना खर्चा किया और कहां पर किया। कहां मतलब गरीबों को खाना खिलाया कि कपड़े दिए, वो आपको बताना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा यदि मान लीजिए तुम्हारे यहां पर इनकम टैक्स का रेड हुई, उसको सर्वे एंड सीजर बोलते हैं। क्या आपको मालूम है इनकम टैक्स का सर्वे हुआ, इनकम टैक्स वालों ने सर्वे मारा, छापा मारा, तो हमें इसे भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या ऊपर तो डिस्क्लोज करना ही है, क्या आपको अलग से भी डिस्क्लोज करना है? द आंसर इज यस। अगर हमें कोई भी क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन से, या बिटकॉइन क्या भाई, बिटकॉइन कोई एक लौता नहीं है, बड़े सारे और हैं, वो आपको पता होंगे, मेरी समझ से कम है। तो भाई जितने भी हैं, अगर वो भी हैं, तो आपको ये ऊपर तो दिखाने पड़ेंगे ही, अलग से डिस्क्लोजर भी करना पड़ेगा। इसके साथ ही नमस्ते किसको कर दे, नमस्ते फटाफट से बताओ किसको कर दे नमस्ते? प्रॉफिट एंड लॉस को।